Assalamualaikum class P9 hoping you are all fine। अल्लाह ताला आपको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। क्लास P9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 डेटेड 22 जून 2020 मंडे। आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूल्स। इससे पहले हमने बाकी ऑर्गेनिल्स पढ़ी थी और जो लास्ट लेसन हमने ऑर्गेनिल की है वो है सेंट्रियोल्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है? ये फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनिल्स हैं। इनके अंदर फ्लूइड यानी कि पानी की तरह का मटेरियल भरा हुआ होता है और इनकी एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा कि उसकी डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, प्लास्टिड्स में हमने पढ़ा कि डबल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन वैक्यूल्स इनकी एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है और इनके अंदर फ्लूइड यानी कि लिक्विड जमा होता है। प्लांट्स में यही वैक्यूल्स जिसके अंदर फ्लूइड होता है यानी कि पानी वगैरह होता है, बहुत सारे छोटे छोटे से वैक्यूल्स होते हैं। जब प्लांट छोटा सा होता है, एक छोटा सा पौधा, उसमें उसके सेल में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे का हिस्सा बनके एक सिंगल वैक्यूल बना देता है जो कि साइज में बड़ा होता है। बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स आपस में फ्यूज हो गए, आपस में मिल गए और एक बड़ा वैक्यूल बना दिया। अब इस वैक्यूल का काम क्या होता है? ये जो बड़ा वैक्यूल बन गया है ये सेल के अंदर इतने बड़े साइज का होता है कि ये न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनको एक साइड पे धकेल देता है सेल मेम्ब्रेन के पास और ऑलमोस्ट सेल की 80% स्पेस ये वैक्यूल खुद ऑक्यूपाई कर लेता है। अब इसमें चूंकि फ्लूइड फिल्ड होता है, जैसे आप एक बैलून में एयर फिल कर दें तो वो फूल जाता है, इसी तरह से इसमें फ्लूइड फिल्ड होता है और इसी की वजह से ये प्लांट्स को टर्जिडिटी देता है। टर्जिडिटी एक सिफ्ट है, एक कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट की और ये ऑपोजिट है विल्टिंग की यानी मुरझाना। एक प्लांट मुरझाया हुआ होता है, उसका ऑपोजिट प्लांट क्या है? टर्जिड प्लांट। टर्जिड प्लांट वो पौधा होता है जिसमें टर्जिडिटी होती है, उसमें सख्ती होती है, वो सीधा खड़ा होता है। और इसके बरअक्स इसके ऑपोजिट एक मुरझाया हुआ पौधा होता है जो कि सीधा स्ट्रेट फॉर्म में नहीं होता। मुरझाया हुआ पौधा सबने देखा होगा स्पेशली गर्मियों में। सो उसके ऑपोजिट क्या है? उसके ऑपोजिट है टर्जिडिटी। बिल्कुल फ्रेश प्लांट जो बिल्कुल सीधा खड़ा हो और वो मुरझाया ना हो, उसका पानी पूरा हो, उसको हम कहते हैं कि ये प्लांट टर्जिड है। अगर ये वैक्यूल नहीं होगा तो प्लांट्स सीधे खड़े नहीं हो सकते, स्पेशली जो छोटे प्लांट्स हैं, छोटे छोटे पौधे। ठीक है, एक काम तो वैक्यूल का हमें समझ आ गया। पहले हमने इसका स्ट्रक्चर देखा कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इसके अंदर फ्लूइड होता है। अब हम इसका फंक्शन पढ़ रहे हैं। हमेशा जो भी क्वेश्चन आएगा ऑर्गेनल्स में, स्ट्रक्चर और फंक्शन, आपने दो चीज़ें बतानी होंगी। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर किया, अब हम फंक्शन पे आते हैं कि वैक्यूल्स का काम क्या है, ये करते क्या है सेल के अंदर। ये प्लांट्स के सेल्स के अंदर प्लांट को टर्जिडिटी देते हैं ताकि वो स्ट्रेट और सीधी पोजीशन में खड़ा रहे। फिर इसके अलावा दूसरा काम इसका ये है वैक्यूल्स का, फूड वैक्यूल्स के फॉर्म में, कि इनके अंदर प्लांट के सेल्स या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल्स जो खाना खाते हैं, जो फूड इनगल्फ करते हैं, उसको एक पैकेट में बंद कर देते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड पैकेट होता है और उसको हम क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल कहते हैं। फिर इस फूड वैक्यूल के अंदर उस टारगेटेड मटेरियल की डाइजेशन होती है जो हमने लाइसोसोम में पढ़ा था और हमने एग्जांपल ली थी इम्यून सेल की और वायरस की। कि इम्यून सेल वायरस को जब इनगल्फ कर लेगा, खा लेगा, तो कहाँ जाएगा वायरस? सेल के अंदर वैक्यूल में बंद हो जाएगा और वैक्यूल के साथ आके लाइसोसोम्स मिल जाएंगे। वो वैक्यूल क्या था? फूड वैक्यूल था, जिसके अंदर उस टारगेटेड मटेरियल की डाइजेशन होती है, उसका ब्रेकडाउन होता है।
फिर इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये थर्ड फंक्शन है। ये वो वैक्यूल्स हैं जो कि सेल के अंदर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में किडनीज होती हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, तो किडनीज वेस्ट मटेरियल को यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिलीज कर देती है। इस तरह से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया की बात नहीं करी, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस वगैरह ये ऑर्गेनिल्स नहीं होते, बट कुछ और भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको चैप्टर नंबर 1 में दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम वगैरह, उनमें जो वेस्ट मटेरियल है उनके सेल का, वो कैसे बाहर रिलीज होता है सेल से बाहर? बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करते हैं? उस सेल का वेस्ट मटेरियल सेल में से बाहर रिमूव कर देते हैं। सो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर और फिर फंक्शन। फंक्शन में 3 फंक्शन हैं, टर्जिडिटी, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये तीनों इसके फंक्शंस में आ जाते हैं। इसके बाद डिफरेंस आ जाता है बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आपने बुक ओपन करनी है, चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 66। इसमें आपको टेबल दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। एक प्रोकैरियोटिक सेल में और एक यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है? प्रो मीन्स बिफोर, पहले, कैरियन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन से पहले के ज़माने में जो सेल्स थे, या न्यूक्लियस की फॉर्मेशन से पहले जो सेल्स थे उनमें न्यूक्लियस नहीं होता था, और वो अभी भी मौजूद है। वो सेल्स किसके हैं? बैक्टीरिया। ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं क्योंकि इनमें न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स कौन सी? न्यूक्लियस प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, ये सब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, और इनमें से कोई एक भी प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरियल सेल में मौजूद नहीं होती। फिर आता है यूकैरियोटिक सेल। यू मीन्स ट्रू, सच्चा, प्रॉपर, सही, दुरुस्त। कैरियोटिक कैरियन से है। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस वाला। यूकैरियोटिक सेल प्रॉपर न्यूक्लियस वाला सेल, वो सेल जिसमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हम पढ़ चुके हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड एक ऑर्गेनेल है, और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। फिर मेम्ब्रेन उसकी सेमी परमिएबल है या डिफरेंशियली परमिएबल है, किस तरह से वो चीज़ों को अलाउ करती हैं कि उसमें से पास हो सके, हर चीज़ उसमें से नहीं पास हो सकती। सो वो सारी ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल की थी जो अब तक हम पढ़ते रहे। अभी हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। सो आप के समझने को आसान बनाने के लिए मैंने इसके चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट किया है। एक साइड में हम फीचर्स ले रहे हैं सेल की, क्या क्या खसूसियात होती हैं, और उन्हीं खसूसियात को हम प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखेंगे और यूकैरियोटिक सेल में भी देखेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो हम पढ़ चुके हैं कि एक न्यूक्लियर एनवेलप होती है, जो उस न्यूक्लियस के बाहर एक कवरिंग होती है, और फिर उस न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोसोम्स होते हैं। बट प्रोकैरियोट्स के केस में जब न्यूक्लियस नहीं होता तो इसका क्रोमोसोम कहाँ होता है? ये आपके पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है, आप देख सकते हैं कि इसका कोई न्यूक्लियस नहीं है, और ये जो आपको सेंटर में मटेरियल नज़र आ रहा है कन्वोल्यूटेड सा, ये क्या है? ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए है। वो क्रोमोसोमल डीएनए जो यूकैरियोट्स के केस में न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। चूँकि प्रोकैरियोट्स में कोई न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए इनका जो डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही
ओपन पड़ा होगा, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन, कोई कवरिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल होती ही नहीं, इसीलिए तो इसको प्रोकैरियोट कहते हैं। फिर अदर ऑर्गेनिल्स, दूसरी ऑर्गेनिल्स, हमने जितनी ऑर्गेनिल्स पढ़ी हैं वो सब की सब प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं, प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होती। तो ऑर्गेनिल्स किस चीज़ की थी जो हमने अभी तक पढ़ी? वो सारी की सारी ऑर्गेनिल्स यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक सेल कौन कौन से? बैक्टीरियल सेल तो निकाल दें तो बाकी जितने भी सेल्स बचे हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं। आपके सेल्स, हमारे सबके सेल्स, ये सारे सेल्स कौन से हैं? यूकैरियोटिक। मीन्स आपके सेल्स में ये सारी की सारी ऑर्गेनिल्स पाई जाती हैं, सिवाय प्लास्टिड्स के, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती हैं। इसके अलावा फंजाई है, एल्गी है, ये सब यूकैरियोट्स हैं। यूग्लिना है, पैरामीशियम है, क्लैमिडोमोनास, ये सब जो आपने चैप्टर नंबर 1 यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर एनिमल्स में पढ़े थे, वो सब भी यूकैरियोटिक सेल हैं। So, उन सब में भी न्यूक्लियस होता है प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड और प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स होती हैं। फिर हम एक और फैक्टर देख लेते हैं जो कि है साइज। साइज प्रोकैरियोटिक सेल का छोटा सा साइज होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स ये प्रोकैरियोट्स की निस्बत 10 गुना बड़े होते हैं। फिर सेल वॉल को देख लेते हैं। सेल वॉल बैक्टीरियल सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में जिस मटेरियल की बनी होती है वो मटेरियल कुछ और है। उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडो मीन्स प्रोटीन, ग्लाइकेन ग्लूकोज से मिलता जुलता है, सो इट मीन्स शुगर्स। पेप्टाइडोग्लाइकेन मीन्स ये पॉलीमर होता है, एक बड़ी सी चेन, एक मॉलिक्यूल इसका एक चेन होता है, बहुत बड़ी चेन, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। और वो किस चीज़ से बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से। पेप्टाइडो प्रोटीन प्लस ग्लूकोज यानी शुगर। सो सेल वॉल में हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरियल सेल में जो सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है, ये एक डिफरेंट मटेरियल है। फंजाई ये एक और यूकैरियोटिक सेल है जिसके सेल के बाहर सेल वॉल मौजूद होती है, बट इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। और एनिमल सेल्स, प्लांट्स का हमने पढ़ लिया, फंजाई का पढ़ लिया यूकैरियोट्स में, और यूकैरियोटिक सेल में एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो एनिमल सेल्स में क्या सेल वॉल मौजूद होती है? नो, एनिमल सेल्स में कोई सेल वॉल मौजूद नहीं होती। लेकिन जिन यूकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल होती है वो डिफरेंट है उस सेल वॉल से जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। फिर इन्हीं में राइबोसोम्स का भी आपके बुक में इस टेबल में लिखा हुआ है। राइबोसोम्स नो डाउट प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं, जो मशीन है प्रोटीन सिंथेसिस की, वो छोटे साइज की होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स हैं वो बड़े साइज के होते हैं। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल का सेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह से इनका सेल होता है प्रोकैरियोट्स का, और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले आप सेंटर में देखेंगे कि क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है। क्रोमोसोमल डीएनए के आसपास आप कुछ छोटे छोटे से डॉट्स नजर आएंगे। ये डॉट्स क्या हैं? ये डॉट्स राइबोसोम्स हैं, लेकिन ये बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं। फिगर 4.20 आपको बुक में भी गिवन है। इसके बाद जो बाकी पार्ट्स हैं प्रोकैरियोट्स के, एक इसमें प्लाज्मिड आ जाता है। प्लाज्मिड भी सर्कुलर डीएनए होता है जो फोल्डेड फॉर्म में साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। इसका साइज बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू द क्रोमोसोमल डीएनए। राइबोसोम को नॉन क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं। प्लाज्मिड को
नॉन क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं। प्लाज्मिड में डीएनए है और ये भी डीएनए है, दोनों में फ़र्क क्या है? ये क्रोमोसोमल डीएनए है और ये नॉन क्रोमोसोमल डीएनए है। इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है और इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। इनके अपने अपने फंक्शन होते हैं। फिर आ जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोटिक सेल में भी, और उसके बाहर एक सेल वॉल होती है जिसको हमने अभी पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। फिर एक और चीज़ पाई जाती है प्रोकैरियोट्स में और वो है फ्लैजेला। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा एक विप लाइक स्ट्रक्चर है ताजीने की तरह। ताजीना वो जो घोड़े को भगाने के लिए मारा जाता है। तो एक विप लाइक अपीयरेंस होती है इसकी, इसको हम फ्लैजेला कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है? इस बैक्टीरियल सेल को ये मूव करवाता है। सो ये हो गया एक प्रोकैरियोटिक सेल। दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेसन, जिसमें हमने वैक्यूल्स पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, और फिर हमने तीसरी चीज़ पढ़ी प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, उसमें हमने लेबल डायग्राम लिखी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेसन में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।